हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, डेली सुबह 9:30 बजे एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए हम लोग इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो 9:30 बज चुके हैं, सभी आप लोग जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को इसके अलावा मैं बता दूं, साइंस का मेरे एक फाउंडेशन बैच है जिसमें डिटेल में मैं आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में पढ़ा रहा हूं। आप लोग बिल्कुल इससे जुड़ सकते हो। बिल्कुल बेस्ट साइंस का फाउंडेशन कोर्स है। किसी भी एग्जाम के लिए आप लोग जाओगे, इस पढ़ने के बाद में सारे क्वेश्चन आप लोग के बन जाएंगे। सिंपली आप लोगों को इसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना है। रेलवे एग्जाम के 12 महीने का 333 रुपये महीना है। कोड आप लोग लगा लीजिएगा NJ20, आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा। NJ20 कोड आप लोग किसी भी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन ले, वहां पर आप लोग लगाइए, वहां पर आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा। और उस सब्सक्रिप्शन में जितने भी आप लोगों के सब्जेक्ट है, कोर्सेज है, सारे आप लोग देख पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आंसर आपको बताइए। गुड मॉर्निंग आप सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है? जैसे ही आप कुएं में उतरते हैं तो आपका जो वजन होता है, आपका जो भार होता है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, मान लेते हैं आप लोगों का जो द्रव्यमान है वो m है। तो कोई भी m द्रव्यमान की वस्तु होती है, ये व्यक्ति होता है, उसका भार वजन का फॉर्मूला होता है m × g। अब दोस्तों ये स्मॉल g होता है गुरुत्वीय त्वरण। अगर हम लोग बात करें पृथ्वी की सतह पर, तो यहां पर सबसे ज्यादा होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान। पोल्स पर कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप लोग ऊंचाई पर जाएंगे तब भी गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा। अगर आप लोग गहराई में जाएंगे तब भी गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा। तो अगर हम लोग बात करें कुएं में, कुआं थोड़ा सा गहराई में होगा ना भाई, कुआं थोड़ा सा गहराई में होगा। तो जब आप लोग गहराई में जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है। तो अगर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा तो mg का मान कम होगा, यानी वजन का मान कम होगा, भार का मान कम होगा। ठीक है, तो डिक्रीज तो स्लाइटली है ना, थोड़ा सा कम हो जाता है। करेक्ट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी। ऐसा नहीं है आप लोग बिल्कुल कुआं जो होता है बिल्कुल इतनी ज्यादा गहराई पे होता है, बिल्कुल चिन्नू सी तो गहराई पे होता है आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताइए। डैश में अधिकतम ऊष्मीय चालकता है, जो थर्मल कंडक्टिविटी है, सबसे ज्यादा किसमें है? अब थर्मल कंडक्टिविटी किसे बोलते हैं? जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास में एक रॉड है। अगर आप लोग इसको यहां से गर्म कर रहे हैं, यहां पर इसको हीट दे रहे हैं, अगर ये वाला किनारा भी तुरंत गर्म हो जाए, यानी हीट यहां से यहां पर तुरंत पहुंच जाए, तो आप लोग बोलेंगे इसकी ऊष्मीय चालकता अच्छी है, थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी है। तो आपको पता है जितने भी मेटल होते हैं उनकी थर्मल कंडक्टिविटी काफी अच्छी होती है, चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो, प्लेटिनम हो। लेकिन दोस्तों इस मेटल में भी सबसे ज्यादा किसकी होती है? सिल्वर की होती है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सिल्वर से भी लगभग 4-5 गुना ज्यादा किसकी होती है? डायमंड की होती है। जबकि डायमंड किसका बना हुआ है? कार्बन का, यानी और कार्बन क्या है? एक आप लोगों का अधातु है। इसके बावजूद डायमंड की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है सबसे ज्यादा होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आप लोगों से पूछा जाए इसकी थर्मल कंडक्टिविटी का मान कितना होता है, आप लोग दोस्तों याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है 2300 वॉट पर मीटर केल्विन। इसका मात्रक भी आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, लंबाई का मीटर होता है, वैसे ही ऊष्मीय चालकता थर्मल कंडक्टिविटी का क्या होता है? वॉट पर मीटर केल्विन होता है। समझ गए बात को? चलिए देखिए, यहां पर आप लोग देख पा रहे हो सिल्वर की कितनी है थर्मल कंडक्टिविटी? 430 है। डायमंड की आप लोग देखोगे दोस्तों 2300 है, बहुत ज्यादा है। जबकि सिल्वर आपका मेटल है, डायमंड मेटल नहीं है, ये एक नॉन मेटल कार्बन का एलोट्रोप है ये। चलिए आंसर बताइए, आंसर बताइए। सभी के आंसर आ रहे हैं? आप लोगों को बोला जा रहा है एल्बाकोर डैश का एक प्रकार है। ये एल्बाकोर है क्या? ये एक प्रकार की शेल फिश है, या एक प्रकार की टूना है, या एक प्रकार का मार्बल है, या एक प्रकार का उल्कापिंड है? अब पहले तो बात करते हैं टूना क्या है। दोस्तों टूना एक प्रकार की फिश है। देखो मैं आप लोगों को दिखा दूं कैसे दिखती है। इस प्रकार की दिखती है। टूना क्या है? एक प्रकार की फिश है। और आप लोगों से पूछा गया है एल्बाकोर के बारे में। दोस्तों ये भी फिश है ना? ये कौन सी फिश है? लॉन्ग फिन ट्यूना, मतलब एक प्रकार की ट्यूना ही है जिसमें जो फिन होते हैं ना, इनके यहाँ पर फिन पाए जाते हैं, तो फिन की लंबाई क्या है? ज्यादा है। लॉन्ग फिन वाली ये ट्यूना है। तो ये एक प्रकार की मछली है। कौन सी मछली? ट्यूना। करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गए बात को? क्या बात है, बहुत बढ़िया। आंसर आप लोग बताइए, दमादम आंसर आ रहे हैं।
चलिए, क्वेश्चन में आप लोगों को बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं से ग्लूकागन का रिसाव होता है। ग्लूकागन क्या है? एक हार्मोन है जो आपके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है। ये हार्मोन निकलता कहां से है? पैनक्रियास से निकलता है। दोस्तों जैसे मान लो ये आप लोगों का पैनक्रियास है, इस पैनक्रियास से केवल एक हार्मोन नहीं निकलता, बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं। तो बेसिकली पैनक्रियास अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। तो दोस्तों इनमें कुछ कोशिकाएं होती है जिनको आप लोग बोलते हो अल्फा सेल, कुछ कोशिकाएं होती है जिनको आप लोग बोलते हो बीटा सेल, कुछ कोशिकाएं होती है जिनको बोलते हो गामा सेल, किन्हीं को डेल्टा सेल। आप लोग ये दो इंपॉर्टेंट याद रखिए, जो ये बीटा सेल होती है इससे तो निकलता है आपका इंसुलिन हार्मोन। देखो बीटा सेल जो होती है ना, इससे तो आप लोगों का निकलता है इंसुलिन हार्मोन, और जो अल्फा सेल होती है इससे निकलता है ग्लूकागन हार्मोन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बीटा सेल का जो सिंबल होता है ना, बीटा का जो सिंबल होता है वो ये होता है, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर। आप लोगों से बोला जा रहा है एक्वा लंग का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था? चार आप लोगों को ऑप्शन दिए हुए हैं। अब दोस्तों पहले तो आप लोग मुझे ये बताइए, ये एक्वा लंग क्या होता है? लंग्स तो आप लोग जानते हैं फेफड़ों को बोलते हैं, ये एक्वा लंग क्या होता है? देखो एक्वा का मतलब होता है पानी, ठीक है, तो बेसिकली पानी से कुछ रिलेटेड है। देखिए जब भी जो आप लोगों के गोताखोर होते हैं वो पानी के अंदर जाते हैं तो आप लोगों को पता है पीछे वो क्या करते हैं, वो आप लोगों के एयर की एक क्या लेके जाते हैं, सिलेंडर लेके जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये उनके लंग्स का काम करेगी, तो इसे ही आप लोग बोलते हैं एक्वा लंग। एक्वा लंग क्या है? गोताखोरों के पीठ से बंधी वायु भरी टंकी जो पानी के नीचे के सतह सांस लेने के लिए आप लोगों की इंपॉर्टेंट होती है। और दोस्तों इसका जो इन्वेंशन किया था वो किसने किया था? जैक्वेस वेस कोलेस्टियो ने। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आप लोगों का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ गए? चलिए आंसर बताइए इसका। सर अल्फा होगा, आपने बीटा पर टिक कर दिया। अच्छा सॉरी, हाँ अल्फा होगा, सॉरी बीटा नहीं होगा, अल्फा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताइए। सर ए होगा, हाँ सॉरी मेरे से हो गया था, अब मैंने सही कर दिया है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की, अब देखो मैं आपको बताऊं क्या, जैसे मान लो कई बार गलती होती है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया सी, गलती से टिक कर दिया बी। अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, अगले क्वेश्चन पे पहुंच गया, फिर मैंने कमेंट देखा, फिर पता पड़ा अरे मैंने गलती कर दी थी, फिर मैंने इसको वापस सही किया। तो जैसे जो बच्चे वीडियो बाद में देखते हैं ना, तो जैसे मान लो देख रहे हैं गलती कर, वो वीडियो बंद करके पहले कमेंट में जाता है कट 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 कट। अरे थोड़ा सा आगे देख लिया करो, अगर गलती हुई है तो आगे करेक्ट हो गया होगा। मैं देखता हूँ फिर बोलता हूँ सॉरी सर मैंने थोड़ी देर बाद देखा आपने सही कर दिया था। चलो, चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? दोस्तों कोई भी मैग्नेट हो, है ना, बार मैग्नेट है ना, बिल्कुल बार की शेप में जो होती है, इसके दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव, एक होता है साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव। दोस्तों नॉर्थ पोल से आप लोग देख रहे हो कुछ लाइंस निकल रही है, इनको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। वास्तव में ऐसी कोई भी रेखाएं नहीं होती, जैसे आप लोग मैग्नेट रख के देखो कि सर मेरे को तो दिख ही नहीं रही, आपने तो बताया था कुछ रेखाएं निकलती है, जस्ट ये इमेजिनरी लाइंस है, काल्पनिक रेखा है। तो फिर सर आप लोग इनको दिखा क्यों रहे हो? ये आप लोगों को बस ये बताना चाह रही है कि किसी भी मैग्नेट के चारों ओर क्या पाया जाता है? मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगी ना, वो आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं बताती है। चलिए आप लोग देख रहे हो दोस्तों, बाहर तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर है, और अंदर की बात करें दोस्तों, एक्चुअली क्लोज लूप बनाती है, अंदर साउथ से नॉर्थ है, फिर बाहर आप लोगों का नॉर्थ से साउथ, फिर अंदर साउथ से नॉर्थ, बाहर नॉर्थ से साउथ। तो अंदर पूछा गया है तो आंसर होगा साउथ से नॉर्थ यानी दक्षिण से उत्तर। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गई बात को? अंदर ही पूछा गया था ना, अंदर, हाँ ठीक है। चलिए आंसर बताइए। देखिए आप लोगों से बोला जा रहा है विश्व भर में उपयोग किया जाने वाला जो यूरेनियम ईंधन है, दोस्तों फ्यूल ईंधन आप लोग किसको बोलते हो? जिससे आप लोगों को एनर्जी मिलती है। जैसे आप लोग कोयले को जलाओगे तो इससे एनर्जी मिलेगी, लकड़ी को जलाओगे तो इससे एनर्जी मिलेगी, पेट्रोल से आप लोगों को एनर्जी मिलती है, डीजल से एनर्जी मिलती है, तो ये सारे आप लोगों के फ्यूल है।
तो आप लोगों को बोला जा रहा है कि जो आप यूरेनियम फ्यूल इस्तेमाल करते हो, अब यार ये यूरेनियम फ्यूल इसका इस्तेमाल कहां पर होता है दोस्तों? जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है ना, जहां से देखो हमारे देश में अलग अलग प्रकार के पावर प्लांट है, हाइड्रोलिक पावर प्लांट है ना, आप लोगों के थर्मल पावर प्लांट है, सोलर पावर प्लांट है, विंड पावर प्लांट है। तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं ना, उनमें किसका इस्तेमाल होता है? यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। इसी से आप लोगों की बिजली बनती है। तो ये हमारा फ्यूल हो गया ना, इससे एनर्जी मिल रही है। अब दोस्तों जो यूरेनियम होता है ना, ऐसा तो है नहीं आप लोगों को बिल्कुल, जितने भी मेटल्स होते हैं ना, ऐसे नहीं आप लोगों को बिल्कुल फ्री स्टेट में मिल जाएंगे, वो किसी न किसी फॉर्म में मिलेंगे। तो मैक्सिमम जो यूरेनियम इस्तेमाल आप लोगों को मिलता है ना, वो इस वाली स्टेट में मिलता है, ठीक है, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं? इसका जो नाम है ना, इसको हम लोग पिच ब्लेंड भी बोलते हैं और इसको हम लोग यूरेनाइट भी बोलते हैं, है ना। तो मैक्सिमम यूरेनियम आप लोगों को इसी वाले फॉर्म में मिलेगा। करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कई बार पूछा भी जाता है कि जो पिच ब्लेंड है उसमें कौन सा मेटल पाया जाता है, तो आप लोग बोलोगे उसमें यूरेनियम पाया जाता है। आप लोगों को लगता है यार पिच ब्लेंड पीबी तो यार लेड का सिंबल होता है सर, इसमें लेड पाया जाता है ना, तो ऐसी गलती ना करें। समझ में आ गया? चलिए आंसर आप लोग बताइए। सिडराइट का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए एक्चुअली में अभी जैसा कि मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि जितने भी मेटल्स होते हैं ना, वो आप लोगों को फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे, वो किसी न किसी फॉर्म में मिलेंगे। जैसे आयरन की हम लोग बात करें, है ना, जिसका सिंबल होता है Fe, वो या तो आप लोगों को दोस्तों सल्फाइड स्टेट में मिलेगा या आप लोगों को दोस्तों ऑक्साइड स्टेट में मिलेगा। ऑक्साइड स्टेट में भी दो प्रकार से पाया जाता है, या आप लोगों को दोस्तों कार्बोनेट स्टेट में मिलेगा। तो जब आपको आयरन कार्बोनेट स्टेट में मिलता है ना, तो इसे ही आप लोग बोलते हैं सिडराइट। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। और इस सिडराइट से आप लोग क्या आयरन निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। इसीलिए मैं इसको क्या बोलूंगा? आयरन का अयस्क बोलूंगा, यानी लोहे का अयस्क बोलूंगा, ठीक है। लोहे के दोस्तों बहुत सारे अयस्क होते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडराइट। अगर आप लोगों से पूछा जाए लोहे के कौन से अयस्क में लोहे की मात्रा सर्वाधिक है, तो मैग्नेटाइट में सबसे ज्यादा होती है। कितना होता है? 72.4% आप लोगों को आयरन मिलेगा, जबकि सिडराइट में आप लोगों को केवल और केवल 48.2% मिल रहा है। समझ गए बात को? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताइए। आंसर बताइए। चलिए क्वेश्चन में आप लोगों को बोला जा रहा है, आप अपनी कार के बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट की स्थिति की जांच करने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं। वास्तव में यह द्रव के या लिक्विड के किस चीज को मेजर करता है? अब एक्चुअली मैं आप लोगों को बता दूं, जो आपकी कार की बैटरी होती है ना, जैसे ये बंदा चेक कर रहा है, तो बैटरी के अंदर एक आप लोगों का सॉल्यूशन होता है जिसको आप लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। दोस्तों इस इलेक्ट्रोलाइट में आप लोग को चेक कर रहे हो किस इंस्ट्रूमेंट से? हाइड्रोमीटर से। अब आप लोगों को बस ये बताना कि हाइड्रोमीटर से आप लोग चेक क्या कर रहे हो। जैसे अगर मैं आप लोगों को बोलता कि आप लोग यार इसमें कुछ थर्मोमीटर से कुछ चेक कर रहे हो, तो आप लोग बोल देते कि सर थर्मोमीटर से क्या चेक कर सकते हैं? टेम्परेचर ही चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला यार कि कोई डॉक्टर है ना, मेरे यहाँ पर स्फिग्मोमेनोमीटर लगा के कुछ चेक कर रहा है ना, स्फिग्मोमेनोमीटर लगा के चेक कर रहा है। कुछ भी मैं आप लोगों से पूछूं कि यार वो सोनोग्राफी कर रहा है, तो उसने क्या किया होगा? तो ऑब्वियस है कि यार कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का क्या क्या इस्तेमाल होता है। तो हाइड्रोमीटर क्या होता है? किसी भी लिक्विड की, किसी भी तरल की डेंसिटी बताता है, या फिर आप लोग बोल सकते हो रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी आपेक्षिक घनत्व, इसका दूसरा नाम स्पेसिफिक ग्रेविटी भी है। तो बेसिकली वो क्या चेक कर रहा है? रिलेटिव डेंसिटी, या सिंपली आप लोग बोल सकते हो डेंसिटी। क्योंकि अगर आप लोगों को किसी की रिलेटिव डेंसिटी पता पड़ गई, तो इसको जब आप लोग पानी के घनत्व से गुना कर दोगे तो आपके पास में डेंसिटी आ जाएगी। यार क्या दिक्कत है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। और दोस्तों मैं एक चीज आप लोगों को और बता दूं, जैसे आप लोगों को पता है केमिस्ट्री में कई क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए, रेलवे में, ग्रुप डी, इनमें मोलरता और मोललता, है ना, यानी मोलरिटी एंड मोललिटी। तो बहुत कंफ्यूजन आप लोगों को होता है। तो उसके लिए मैं साइंस मैग्नेट पे आज शाम को 4 बजे वीडियो डालूंगा एक अच्छा सा, तो आप लोग उससे जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 295 केल्विन तापमान लगभग किसके बराबर है? कितने फ़ारेनहाइट के बराबर है? आप लोगों को यह बताना है। तो सिंपली आप लोगों को क्या करना है? पूरी कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी। तो आप लोगों को मैंने बताया था C/5
इज इक्वल्स टू होता है k माइनस 273/5 इज इक्वल्स टू होता है f/9 इज इक्वल्स टू होता है r/4, है ना। अब आप लोगों को किसको किसको चेक करना है, केल्विन को फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो केवल इन दोनों को आप लोग रखिए, बाकियों को भूल जाइए। तो कितना केल्विन दिया हुआ है, 295 दिया हुआ है, तो 295 आप लोग यहां पर लिख दीजिए, माइनस 273 करिए, आप लोग डिवाइड करिए 5 से, यहां पर हो जाएगा f/9। 295 माइनस 273 कितना होगा, 5 में से 3 गया, कितना बचा, 2 बचा, 9 में से 7 गए, 2 बचे, तो ये 22 आ जाएगा। तो 22/5 इज इक्वल्स टू f/9, और f आप लोगों का कितना हो जाएगा, 22/5 इंटू 9। समझ गए। अब एक काम करते हैं, इस 9 को थोड़ी देर के लिए आप लोग मान लो 10, ठीक है। तो जब आप लोग 10 मानोगे, 10/5 2 होगा, 22 इंटू 2 44 होगा। दोस्तों कैलकुलेशन मैंने सही करी है ना, कुछ गलत तो नहीं करा। f माइनस 32, अरे हाँ, मैं जब भी सोचा, ग्रेट ग्रेट, f माइनस 32 होगा, जब भी देख रहा हूं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है इधर, बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच, ठीक है। तो आप लोगों का निकालना है, आप लोगों को f आप लोगों को निकालना है, तो अभी निकालते हैं, टेंशन ना लीजिए आप लोग। तो f माइनस 32 बराबर कितना हो जाएगा, 22/5 इंटू 9, है ना। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, ये जो आप लोगों का 9 है, थोड़ी देर के लिए आप लोग 10 मान लीजिए। तो अगर ये 10 होगा, 10/5 आपका आंसर होगा 2, तो 22 इंटू 2 आपका हो जाएगा 44, और 44 में आप लोग जब 32 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 + 2 6, 4 + 3 7, 4 + 3 7, तो 76। बट एक्चुअल में 76 से थोड़ा सा कम आएगा, क्योंकि आपने 9 को 10 कर दिया, आपने नंबर बढ़ा दिया, तो वैल्यू ज्यादा आएगी ना। तो 76 से थोड़ा सा कम वाला ऑप्शन मेरे को एक ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए बात को। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। जीतू शर्मा, केडी बायस, आयरन मैन, सूरज, विकास, छोटू राज, संजय, दीपक, धीरज, गौरव, सभी के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो मनुष्य के अंगूठे में कितनी हड्डियां होती है, ये आप लोगों को बतानी है। देखिए दोस्तों, हमारी जो फिंगर्स होती है और जो थंब होता है, इसमें जो बोन्स होती है, इसको आप लोग बोलते हैं फेलेंजस। कल 4 बजे वीडियो पढ़ाया था ना मैंने आपको। तो जैसे एक फिंगर में कितनी बोन होती है, आप लोग देखो, 1 2 3, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें। लेकिन अगर थंब की बात करें, थंब में केवल 2 होती है, एक इधर एक इधर। तो इस वाले थंब में 2 हो गई। थंब में जो आप लोगों की बोन होती है, इसको बोलते हैं फेलेंजस। तो 2 फेलेंजस इधर हो गई, 2 फेलेंजस इधर हो गई। और सिमिलरली 2 आप लोगों के पैरों में भी थंब है, तो आप लोगों के पास में 2 इधर 2 इधर, तो 4 नीचे 4 ऊपर, टोटल कितनी हो जाएगी, आप लोगों की 8 हड्डियां हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बच्चों में आने वाली पहली दांत की जोड़ी बताइए। क्योंकि आप लोग सभी को पता है, हमारे सभी दांत एक जैसे नहीं है। आगे के देखोगे थोड़े से शार्प है, पीछे के थोड़े से फ्लैट है ना। तो दांतों के नाम अलग अलग है, इसको इंसिजर, इसको कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, अलग अलग नाम है। तो बच्चे में सबसे पहले जो आते हैं ना, ये वाले दांत आते हैं, जिसको आप लोग बोलते हो इंसिजर, हिंदी में बोलते हैं कृतंक। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इन इंसिजर का दूसरा नाम क्या है, इसको आप लोग स्माइलिंग टीथ भी बोलते हो। क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब भी आप लोग स्माइल करोगे, कोई दांत दिखे नहीं दिखे, ये वाले दांत जरूर देखेंगे, इंसिजर वाले आप लोगों के, ठीक है। चलिए आंसर आप लोग बताएंगे। दोस्तों इसमें एक ऑप्शन रह गया, ऑप्शन नंबर ई, आई एम सॉरी, रंगहीन, कलरलेस। बताइए, इसको मैंने ई नाम दे दिया, अब बताइए। आशीष जी बोल रहे हैं इंसीजर। आशीष जी स्पेलिंग पे भी आप लोग ध्यान दीजिए, और जितने भी स्टूडेंट हैं सभी ध्यान दीजिए ना, क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है, इंग्लिश ये आप लोग की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है बायोलॉजी में।
क्योंकि अगर आप लोग स्पेलिंग सही लिखेंगे, मान लीजिए आप लोग फॉर एग्जांपल अभी आप लोग ऐसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर ऑब्जेक्टिव है, यहाँ तो काम चल जाएगा, लेकिन आगे मान लीजिए आप लोग कुछ ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पर कुछ आप लोगों को लिखना भी पड़ेगा, तो अभी से ही आप लोग बाद में जाके इंप्रूवमेंट करोगे, अभी से जो छोटी छोटी गलती है उसको सुधारते हुए चलिए ना, ठीक है। चलिए, तो तरल ऑक्सीजन का रंग क्या है? देखो, जैसे बहुत से जने बोल रहे हैं ई रंगहीन, देखो एक्चुअली में जो आप लोगों की ऑक्सीजन होती है वो गैसेज अवस्था में पाई जाती है रूम टेम्परेचर पे, और उसका कलर क्या होता है? कोई कलर नहीं होता। जैसे आप लोगों के एयर में बहुत सारी ऑक्सीजन है कि आप लोग उसका कलर देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे। बट जब आप लोग किसी भी गैस को ठंडा करते हो तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और ठंडा करते हो तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर लिक्विड ऑक्सीजन और सॉलिड ऑक्सीजन की बात करें तो उसका कलर क्या होता है? ब्लू होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, ये आप लोगों के इस टेस्ट 2 में देख पा रहे हो, ये ऑक्सीजन गैस लिक्विड स्टेट में, तो उसका कलर कैसा है? ब्लू है। तो लिक्विड और सॉलिड स्टेट में ऑक्सीजन का कलर ब्लू होता है, गैस स्टेट में कोई कलर नहीं होता, रंगहीन होता है। चलिए, इसका आंसर आप लोग बताइए, बताओ। सर 1 PM वाली क्लास नहीं होगी क्या? दोस्तों अभी 1 PM वाली क्लास मैंने बंद कर रखी है। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में आता है? प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आता है। देखिए दोस्तों, प्योर सब्सटेंस आप लोगों के दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आप लोगों का एलिमेंट, जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं तत्व, और एक होता है आप लोगों का कंपाउंड, जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं यौगिक। समझ गए बात को? कोई परेशानी? एलिमेंट आप लोग किसको बोलते हो? पीरियोडिक टेबल में जो भी है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, सब कुछ आप लोगों के क्या है? एलिमेंट है। तो आयरन आप लोगों का क्या है? एक एलिमेंट है। तो ये आप लोगों का एक प्योर सब्सटेंस हो जाएगा ना, शुद्ध पदार्थ हो जाएगा ना। मिल्क आप लोगों का एक शुद्ध पदार्थ नहीं है, ये आपका एक प्रकार का मिक्सचर है, मिश्रण है, क्योंकि इसमें क्या क्या पाया जाता है? पानी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन का एक मिक्सचर होता है। एयर भी बहुत सारी गैसों का मिक्सचर है। ब्रिक भी आप लोगों को पता है बहुत सारी चीजों से मिलके बनता है। तो ये आप लोगों के तीनों मिक्सचर है, जबकि आयरन आपका एलिमेंट है। और जितने भी एलिमेंट, जितने भी कंपाउंड होते हैं, उनको आप लोग प्योर सब्सटेंस यानी शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताइए। प्रोपेन, जिसका आप लोगों को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है। दोस्तों मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मतलब क्या है? आप लोगों को बेसिकली पता पड़ गया कि इस मॉलिक्यूल में क्या क्या है। तो इस मॉलिक्यूल में 8 कार्बन, 8 हाइड्रोजन के एटम है, 3 कार्बन के एटम है। अब आप लोगों को बताना है इसमें बॉन्ड आप लोगों को कैसे मिलेंगे। देखो, कार्बन आपका नॉन मेटल है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है। नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो आप लोगों के कोवेलेंट यानी सहसंयोजक बंध होते हैं। यानी इसमें जितने भी बॉन्ड मिलेंगे वो कोवेलेंट मिलेंगे। अगर पूछा जाता कि इसमें कितने आयनिक बॉन्ड है तो हम लोग सीधे ही आंसर 0 दे देते हैं, क्योंकि आयनिक बॉन्ड तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। समझ गए? अब इसका क्या करें? देखो, एक छोटी सी चीज करो, आप लोग कभी भी गलती मत करो, समझो मेरी बात को। पहले आप लोग मुझे ये बताइए, ये आप लोगों का एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है? जो एल्केन होते हैं ना, उनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो कार्बन कितने हैं यहां पर? 3 है, तो 3 रख के देख लो। तो अगर कार्बन 3 होंगे तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 3 × 2 6 + 2 8। अगर एल्केन है ना, तो एल्केन में अगर कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन 8 होगा। तो ऐसा ही है क्या? इसका मतलब ये एल्केन है। और एल्केन से आप लोगों को क्या समझ में आता है कि सर यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में हम लोगों को सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो 3 कार्बन आप लोग बना लीजिए, 1 2 3, और इनके बीच में आप लोग क्या कर दीजिए? सिंगल बॉन्ड कर दीजिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आप लोगों को पता है हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1। कुल मिला के हाइड्रोजन केवल एक ही बॉन्ड से जुड़ सकता है किसी से भी। तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4। कार्बन ने एक तरफ इसको जोड़ लिया, बाकी 3 जो बचे वहां पर क्या जोड़ दो आप लोग? हाइड्रोजन जोड़ दो। कार्बन ने 2 तरफ यहां से जुड़ गया, बाकी जो 2 जगह बची वहां पर हाइड्रोजन जोड़ दो। कार्बन एक तरफ से यहां पर जुड़ गया, बाकी जो 3 जगह बची वहां पर क्या जोड़ दो? हाइड्रोजन जोड़ दो। तो देखिए इस वाले बॉन्ड को आप लोग क्या बोलोगे? कार्बन नॉन मेटल, हाइड्रोजन नॉन मेटल, नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो एक कोवेलेंट बॉन्ड ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। कितने? 4 5 6 7 8 9 10। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ गए बात को? अरे यार बहुत बढ़िया। 8 कहां से आ गए?
इस 8 को देख के 8 मत बताओ, मैंने पूरे गिना दिया आप लोगों को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिना तो दिए, अब भी 8 कहां से कर रहे हो आप? ठीक है, अब देखो इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखा करो, आप लोगों से कई बार पूछ लिया जाता है कि कार्बन कार्बन के बीच में कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, तो आप लोग 10 मत टेक देना, कार्बन कार्बन के बीच में केवल 2 कोवेलेंट बॉन्ड है, एक तो ये रहा बॉन्ड, एक ये रहा। आप लोगों से टोटल पूछा गया है, अगर पूछा जाता आप लोगों से सिंपली मान लो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, तो एक ये रहा, 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 तो हमारा आंसर होता 8। समझ गए? आप लोगों से टोटल पूछा है, ध्यान रखेंगे इस चीज का। आंसर बताए। जब एक अवतल दर्पण, देखिए अवतल दर्पण क्या होता है, कुछ इस प्रकार का होता है, आप लोगों को पता है, ये आप लोगों का अवतल दर्पण हो गया। दोस्तों चाहे अवतल दर्पण हो उत्तल दर्पण हो, इसका जो मिड पॉइंट होता है इसे आप लोग बोलते हैं पोल, और हिंदी में आप लोग इसको बोलते हैं ध्रुव। समझ में आ गई? एक क्षैतिज रेखा जो पोल से गुजरती है इसे आप लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। अगर ये एक आप लोगों का मिरर है तो इसको फॉलो करोगे तो एक स्फेयर बन जाएगा ना, तो उस स्फेयर का कोई ना कोई सेंटर भी होगा जिसको आप लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र बोलते हैं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के जस्ट मिड वाले पॉइंट को आप लोग बोलते हैं फोकस। समझ में आ गई? ठीक है। जब एक अवतल दर्पण के अनंत और सी के बीच में, मतलब सी और अनंत, अनंत का मतलब बहुत दूर, चलो यहां पर मान लेते हैं यहां पर कहीं पर आप लोगों ने वस्तु को रखा है ना, अनंत तो बहुत दूर हो गया, अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं पर रखा है, इधर रख लो, इधर रख लो, इधर कहीं पर भी रख लो, ठीक है। तो इमेज कैसी बनेगी? दोस्तों एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना, एक चीज बता दो, छोटी सी बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको आप लोग एक ट्रेड मतलब रेफरेंस मान लीजिए, अगर आप लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेफ्ट में कभी भी किसी वस्तु को रखेंगे, यहां पर 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 कहीं पर भी, तो जो आप लोगों की इमेज बनेगी, प्रतिबिंब बनेगा, वो कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। अगर आप लोगों ने वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर पे किसी वस्तु को रखा, इधर रखा, इस जगह रखा, तो इमेज ना छोटा बनेगा ना बड़ा बनेगा, कैसा बनेगा? समान आकार का बनेगा। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से राइट में रखा, चाहे इधर ही रखा हो, इधर 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 किधर, तो वहां पर जो आप लोग की इमेज बनेगी वो बड़ी बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी। आपने तो कहां पर रखा है? इस जगह रखा है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के लेफ्ट में रखा है। जब भी लेफ्ट में रखोगे इमेज कैसी बनेगी? छोटी बनेगी। समझ गए क्या बात को? बोलते नहीं हो, यही तो दिक्कत है, तुम बताते नहीं हो आंसर। चलिए आंसर बताइए इसका। आंसर बताइए। और भैया सेशन को लाइक करते हुए चलो, इससे कंजूस ना बनिए। आपसे अंगूठा रियल वाला नहीं मांगा है, डिजिटल वाला मांगा है कि सर मैं नहीं दूं अंगूठा, फिर ना सर मैं लिखूं पढ़ाई किससे करूंगा यार, मैं नहीं दूं। तो भैया अंगूठा केवल लगा के वापस हटा लो, ऐसा नहीं है कि लाइक करने जाओगे और अंगूठा कोई खींच लेगा कंप्यूटर में से। समझ गए बात को? चलिए आ जाइए, सॉरी इसका आंसर बताइए आप लोग। देखो निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी, दोस्तों ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक किसको बोलते हो? जिससे हीट एग्जिट होती है, जिस प्रक्रिया से ऊष्मा बाहर निकलती है उसको आप लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो चलिए देखते हैं। क्विक लाइम किसको बोलते हो? कैल्शियम ऑक्साइड। दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूने में पानी डालोगे बहुत हीट निकलती है। आप लोगों ने घर में जब पहले रंग होते थे, है ना, पेंट वगैरह होते थे ना, तो उसमें आप लोग देखते थे कि ना जैसे चूना उसमें डालते थे पानी में, कैसे पानी कैसे उबलता था, क्योंकि बहुत ज्यादा हीट निकलती थी। तो यार ये तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें तो हीट आप लोगों की निकल रही है। अम्ल का तनुकरण, तनुकरण का मतलब है अम्ल को पतला कर रहे हो, अम्ल में पानी डाल रहे हो। तो चाहे आप लोग पानी में अम्ल डालो चाहे पानी में क्षार डालो, दोनों ही अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, यानी ये भी आप लोगों की एक्सोथर्मिक है। जल का वाष्पीकरण, दोस्तों जल को जब हीट दोगे तब जाके वाष्प बनेगा ना, तो इस वाली प्रक्रिया में तो हीट कंज्यूम हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ये एंडोथर्मिक है, ये ऊष्मा शोषी है, ये एंडोथर्मिक है। कपूर का ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन किसको बोलते हो? किसी सॉलिड को हीट देने पे सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन बोलते हो। तो इस वाली प्रक्रिया में हीट एब्जॉर्ब होगी, ऊष्मा का अवशोषण होगा, तो ये आप लोगों की एक एंडोथर्मिक है। तो एक्सोथर्मिक कौन सी हो गई? 1 और 2। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ गए बात को? समझे या नहीं समझे?
सर ये क्लास भी ले सकते हैं क्या ग्रुप डी वाले? बिल्कुल ले सकते हैं यार, क्यों नहीं ले सकते? ग्रुप डी वो है क्या आईआईटी वाले बच्चे, उनके लिए अलग से आईआईटी की क्लास, बिल्कुल आप लोगों के सेम क्वेश्चन आएंगे। सर 2 बार लाइक कर दिया है, ये देखो मेरे मजे ले रहा है। सर एक बार चलो आंसर बताए। कौन सी तंत्रिका आवेग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से पेशीय कोशिकाओं की ओर संचारित होती है? आ जाइए मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखो 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 देखो, विच नर्व ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टूवर्ड्स मसल सेल्स? देखो दोस्तों ये आप लोगों का ब्रेन है, ऐसा ही है ना। आपके ब्रेन के पीछे से एक मोटी सी नस निकलती है जिसको बोलते हो स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु। तो आप लोगों का ये जो ब्रेन होता है और ये आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, ये दोनों मिलके आप लोगों का बनाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। समझ में आ गई बात को? ठीक है। दूसरी बात क्या है, ये जो आप लोगों का ब्रेन है इससे कुछ आपकी नर्व्स निकलती है, कुछ वायर्स निकलते हैं, एक यहां पर तो एक यहां पर, एक यहां पर तो एक यहां पर, एक यहां पर तो एक यहां पर। इनको आप लोग बोलते हो क्रेनियल नर्व्स और हिंदी में आप लोग इसको बोलते हो कपाल तंत्रिका। तो आप लोग देख रहे हो पेयर्स में निकल रही है, एक इधर तो एक इधर, एक इधर एक इधर, तो कितनी निकलती है? 12 पेयर। सिमिलरली स्पाइनल कॉर्ड से भी निकलती है, एक इधर तो एक इधर, एक इधर एक इधर। तो इनको आप लोग बोलते हो स्पाइनल नर्व्स, मेरुरज्जु तंत्रिका है। इनकी संख्या कितनी होती है? 31 पेयर होती है। और दोस्तों ये जो भी वायर निकल रहे हैं ना, कुछ यहां से निकल रहे हैं, कुछ यहां से निकल रहे हैं, तो ये जो वायर यानी क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व, इनको मिला के आप लोग बोलते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। हिंदी में आप लोग इसको बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। अरे सर ये क्या बताने लग गए, क्वेश्चन में क्या पूछा था, बता क्या रहे हो? अभी सब बताएंगे। देखो इधर, देखो इधर आओ, देखो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मतलब है ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। देखिए दोस्तों मान लेते हैं आप लोगों ने कोई गर्म जगह हाथ रख दिया तो तुरंत आप लोग हाथ हटा लेते हो ना। इस प्रकार के एक्शन को आप लोग बोलते हो रिफ्लेक्स एक्शन यानी प्रतिवर्ती क्रिया। और जितनी भी रिफ्लेक्स एक्शन होती है दैट इज कंट्रोल्ड बाय योर स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पाइनल कॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यह केंद्रीय तंत्र का ही भाग है। तो बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज जाएंगे कि भैया हाथ हटा। तो ये जो मैसेज आपकी यहाँ की मसल, जैसे आपके यहाँ पर भी तो मसल्स है, यहाँ की मसल्स तक जाएगा कि भैया हाथ हटा। तो वो कौन से न्यूरॉन्स के द्वारा जाएगा या कौन से नर्व के माध्यम से जाएगा? नर्व किसको बोलते हो? न्यूरॉन्स के ग्रुप को आप लोग नर्व बोलते हो। तो आइए मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखो जैसे मान लीजिए, छोटी सी बात समझ लीजिए, यहां पर आप लोगों ने क्या करा, कोई गर्म चीज पे हाथ लगा दिया, तो यहां वाले जो न्यूरॉन होंगे उसको सेंस करेंगे। सेंस करके दोस्तों ये जाएंगे आप लोगों के पास में, कहां पर? स्पाइनल कॉर्ड के पास में। स्पाइनल कॉर्ड बोलेगी कि भैया हाथ हटा, तो ये जो एक्शन करवाती है उनको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। और दोस्तों सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन को जो न्यूरॉन्स कनेक्ट करते हैं उनको बोलते हैं इंटर न्यूरॉन। तो जो ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से जो मैसेज आ रहे हैं वो इसके माध्यम से आ रहे हैं, मोटर न्यूरॉन के माध्यम से। देखो आ रहे हैं, इससे जा रहे हैं, तो मोटर न्यूरॉन आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मोटर नर्व्स बोल सकते हैं। नर्व्स बेसिकली इज अ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। समझे या नहीं समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आंसर बताए, आंसर बताइए। न्यूक्लिक अम्ल की सबसे छोटी इकाई क्या है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड? बताओ। देखो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? डीएनए भी एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए भी एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है। बेसिकली न्यूक्लिक एसिड क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आप लोगों की जो सेल होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है ना, केंद्र के, इस न्यूक्लियस के अंदर 2 एसिड पाए जाते हैं, डीएनए एंड आरएनए। दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज न्यूक्लिक एसिड। तो ये होता है आप लोग का डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। एक्चुअली में दोस्तों क्या होता है, ये पॉलीमर होते हैं। पॉलीमर का मतलब बहुत सारी छोटी छोटी चीजों से मिलकर बने हुए होते हैं, चाहे डीएनए हो और आरएनए हो। तो इसकी जो सबसे छोटी यूनिट होती है ना, इसको आप लोग बोलते हो न्यूक्लियोटाइड। अब आप लोग बोलोगे सर डीएनए की भी छोटी सी यूनिट को आप लोग न्यूक्लियोटाइड बोल रहे हो, आरएनए की भी सबसे छोटी यूनिट को न्यूक्लियोटाइड बोल रहे हो, फिर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? दोनों में डिफरेंस ये है, डीएनए का न्यूक्लियोटाइड अलग होता है, आरएनए का न्यूक्लियोटाइड अलग होता है। करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बताइए इसका आंसर।
अरे संदीप कुमार जी पढ़ ले बेटा। परमाणु द्रव्यमान को एएमयू के रूप में व्यक्त किया जाता है। दोस्तों कोई भी आप लोगों से मैं बोलूं सोडियम का एटॉमिक मास बताओ, तो आप लोग ये तो नहीं बोलोगे सर इतना किलोग्राम का है या इतना ग्राम का है, क्योंकि बहुत कम द्रव्यमान होता है। तो जितने भी एटॉमिक मास होते हैं, परमाणु के द्रव्यमान होते हैं, उसको आप लोग एएमयू में रिप्रेजेंट करते हो। अब ये एएमयू है क्या, आइए मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैं आप लोगों से बोलूं ये कार्बन है, ठीक है, ये सोडियम है। दोस्तों ऊपर जो संख्या लिखी होती है ना, इसके आगे अगर आप लोग एएमयू लगा दोगे ना, तो वो क्या बन जाएगा, उसका परमाणु द्रव्यमान, यानी सोडियम का परमाणु द्रव्यमान है 23 एएमयू। ठीक है, अब ये एएमयू क्या है, देखो मैं पूछूं कार्बन के एटम का मास कितना है, तो इसके आगे आप लोग लगा दो 12 के आगे लगा दो एएमयू। ठीक है, अब इसमें आप लोग 12 से भाग लगा दोगे तो आपका आ जाएगा ना 1 एएमयू। यानी एएमयू क्या है, कार्बन के एटम का जो मास है उसके 12वें भाग को ही आपने एक एएमयू बोला है। दोस्तों समझ में आ गई क्या, आ गई क्या? ठीक है, अब दोस्तों कार्बन के एटम का जो द्रव्यमान था आपने बताया 12 एएमयू। अगर उसका 12वां, जैसे मान लो पूरा ये है आप लोगों का एटम है, इसके टोटल 12 भाग कर दो, तो ये एक जो भाग है ना ये है 1 एएमयू, और इस 1 एएमयू का किलोग्राम में मान होता है 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो बेसिकली जो एएमयू होता है वो आप लोगों का निकला कहां से है, कार्बन के एटम के 12वें भाग को ही आपने एएमयू बोल दिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गए बात को? चलिए आंसर बताइए आप लोग। बताओ क्राई प्रोटीन किससे प्राप्त होता है? देखिए समझिए आप लोग, इस क्राई प्रोटीन के बारे में समझते हैं। दोस्तों ये वाला जो प्रोटीन है काफी पॉइजनस प्रोटीन है। ऐसे थोड़ी कि सारे प्रोटीन ही आप लोग के लिए अच्छे होते हैं, सबको खा लो, है ना। तो ये वाले जैसे आप लोगों को बताऊं, कुछ बैक्टीरिया हमारी बॉडी के लिए अच्छे हैं, कुछ बैक्टीरिया से हम लोग डिजीज हो जाती है, जैसे टीबी बैक्टीरिया की वजह से होता है ना, आप लोगों को पता है टाइफॉइड बैक्टीरिया की वजह से होता है। लेकिन जो दही आप लोग खाते हो उसमें भी बैक्टीरिया होते हैं, वो हमारे लिए अच्छे हैं। तो सिमिलरली प्रोटीन भी कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बेकार होते हैं। क्राई प्रोटीन आप लोग का पॉइजनस प्रोटीन है। और दोस्तों इसका निर्माण किससे होता है? बैसिलस थ्रूइंजिस से होता है। ये क्या है? ये एक बैक्टीरिया है। तो जब ये बैक्टीरिया ग्रो करते हैं ना, तो इनकी ग्रोथ के दौरान एक प्रोटीन बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्राई प्रोटीन। तो ये किसके द्वारा बनते हैं? ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को? चलिए आंसर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइए। आंसर बताइए। आप लोगों से बोला जा रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आप लोगों को कुछ मैच कर रखा है, एक तरफ कुछ, एक तरफ कुछ, एक तरफ कुछ। देखो दोस्तों लूप ऑफ हेनले क्या किडनी से रिलेटेड है क्या? बिल्कुल। एक्चुअली आपकी किडनी क्या करती है, जो ब्लड आता है ना उस ब्लड को फिल्टर करती है। और इस किडनी में ब्लड को फिल्टर करने के लिए बहुत छोटी छोटी यूनिट होती है जिसको आप लोग बोलते हैं नेफ्रॉन। अगर आप लोग इस एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो एक नेफ्रॉन आप लोगों को ऐसा नजर आएगा। तो आप लोग ये देख पा रहे हो, ये झूला सा, इसी को बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन किस में? किडनी में। तो ये तो आप लोगों का सही करेक्टली मैच है। दोस्तों फेलोपियन ट्यूब क्या फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाई जाती है? बिल्कुल, है ना। फीमेल में 2 ओवेरी होती है ना, तो ओवेरी से बनने वाले एग इन ट्यूब के माध्यम से, मतलब इस ट्यूब में आ जाते हैं, जिसको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। तो फेलोपियन ट्यूब जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही पार्ट है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं एपिडिडाइमस क्या है। जो टेस्टिज होती है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, टेस्टिज, इनसे क्या बनते हैं? स्पर्म बनते हैं। और स्पर्म दोस्तों यहाँ ऊपर जाके स्टोर हो जाते हैं, जिसको आप लोग बोलते हैं एपिडिडाइमस, हिंदी में बोलते हैं अधिवृषण। तो जी सर, एपिडिडाइमस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। दोस्तों कॉपर ग्लैंड क्या आपके इंटेस्टाइन का पार्ट है क्या? नहीं, कॉपर्स ग्लैंड भी आप लोगों के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही पार्ट है। इससे कुछ पदार्थ निकलता है जो स्पर्म यानी शुक्राणु में जाके मिल जाता है। तो ये आप लोगों का करेक्टली मैच नहीं है, डी आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले आगे आ जाइए। आंसर बताए। आप लोगों को बोला जा रहा है जो मैमल्स होते हैं उसमें ओव्यूलेशन। दोस्तों ओव्यूलेशन किसको बोलते हैं? आप लोग ये चीज समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो
ये ओवेरी होती है, दो अंडाशय होते हैं, आप लोगों को पता है ओवेरी से बनते हैं एग। लेकिन दोस्तों ये एग ऐसा नहीं है पहले दिन बनते ही इसमें आ जाते हैं, इस वाली ट्यूब में आ जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है, कुछ समय लगता है। तो जब आप लोगों के ओवेरी से बनने वाले एग जब इस फैलोपियन ट्यूब में आते हैं, इसी प्रोसेस को आप लोग बोलते हो ओव्यूलेशन यानी अंडोत्सर्जन। ठीक है, तो बेसिकली जो ओव्यूलेशन होता है ना इज ट्रिगर्ड। ट्रिगर्ड का मतलब क्या है, इसमें जो वृद्धि होती है, इसमें जो स्टिमुलेशन होता है बाय स्पाइक इन द अमाउंट ऑफ एसएच एंड एलएच। मतलब दो हार्मोन होते हैं, अगर इनकी मात्रा में वृद्धि होगी, जैसे एफएसएच होता है जिसकी फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एक है एलएच जिसकी फुल फॉर्म होती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों ही हार्मोन आप लोगों के पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि से बनते हैं। तो अगर ये हार्मोन ज्यादा बनेंगे तो ओव्यूलेशन आप लोगों का क्या होगा, बढ़ेगा, उसमें ट्रिगर होगा, दैट विल बी ट्रिगर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा एफएसएच एंड एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आंसर बताइए। सैलामेंडर का निम्नलिखित में से किस प्रकार के जानवरों से गहरा संबंध है? चार आप लोगों को ऑप्शन दिए मैं, बताइए। यार एक चीज आप लोग जानते हो, मैंने कल भी 2 दिन पहले भी बताया था, जो सैलामेंडर है ना, आपको फोटो दिखाऊं, फोटो देखो, ये ऐसा लगता है, तो आप लोगों को देखने में लगेगा कि यार ये एक रेप्टाइल है, एक सरीसृप है, बट एक्चुअली ये एक एम्फीबियन है, उभयचर है। तो सैलामेंडर को आप लोग किसके साथ में कनेक्ट करोगे, जो एम्फीबियन है? फ्रॉग एक एम्फीबियन है, टॉड एक प्रकार का फ्रॉग ही है, तो ये भी एम्फीबियन है, तो भैया इनसे ही तो आप लोगों का मैच खाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डॉल्फिन और वेल तो आप लोगों के मैमल्स है। प्रॉन एंड क्रैब अगर बात करें, ये मैमल भी, मतलब ये कॉर्डेट्स ही नहीं है, कॉर्डेटा फाइलम में आते नहीं है, ये तो आप लोगों के ऑर्थोपोडा फाइलम में आते हैं। चले आगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अपना टाइम लीजिए और थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए आप लोग मुझे एक चीज बताइए, ओम के नियम आप लोग जानते हो, ओम का नियम क्या बोलता है? V बराबर I इंटू आर, ये तो ओम का नियम है। और आपने गणित में जब एक चैप्टर पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा, वहां पर y बराबर क्या होता है? mx होता है। तो y यानी देखो, इस v को आप लोग मान लो y, समझ में आ गया? और इस I को आप लोगों ने कौन से एक्सिस पे रखा? x एक्सिस पे रखा। तो इस x के साथ में जो है उसको आप लोग क्या बोलते हैं? स्लोप यानी ढाल। तो यहां पर इस I के साथ में जो होगा उसको आप लोग क्या बोलोगे? स्लोप यानी ढाल। मतलब ये जो कर्व आएगा ना, इसका जो स्लोप होगा, इसका जो ढाल होगा, वो आपको क्या देगा? रेजिस्टेंस देगा। तो स्लोप कैसे निकालते हो? सिंपल सी बात है, आता है कि आपको निकालना, बताओ? अरे किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो tan थीटा के बराबर होता है। तो चलो ये एंगल आप लोग मान लीजिए थीटा, है ना, ये ट्राइंगल मान लीजिए, ये ट्राइंगल मैंने मान लिया। tan थीटा क्या होता है? लंब बट्टे आधार। ये लंब कितना है? ये कितना है? 6। ये आधार कितना है? 10 है। तो tan थीटा बराबर हो गया आप लोगों का, tan थीटा क्या है? स्लोप है, ढाल है, जो आपको रेजिस्टेंस देगा। तो 6/10, 6/10, 2 से ये कटा 6, 3 बार में 10 कटा 5 बार में 3/5 हो जाएगा ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोग दोस्तों ये वाला मानते, केवल ये वाला ट्राइंगल लेते, तो लंब आपका 3 हो जाता, आधार आप लोगों का 5 हो जाता, तब भी आंसर आप लोगों का सेम आता। अगर आप लोग ये वाला ट्राइंगल लेते, ये वाला, तब आप लोगों का लंब कितना हो जाता? 9 हो जाता, आधार कितना हो जाता? 15 हो जाता। ये 3 से कटता 3 बार में, 15 कटता 5 बार में, तब भी आप लोगों का आंसर यही आता। समझ गए बात को? चलिए तो दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। और साइंस की बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए आप लोग मेरे फाउंडेशन कोर्स से जुड़ सकते हो, बिल्कुल मजा आ जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी डिटेल में पढ़ा रहा हूं। इसमें आप लोगों का मेरा एक बूस्टर कोर्स हुआ था, ये भी आप लोगों को फ्री मिल जाएगा। और भी जितने कोर्सेज है आप लोगों को मिल जाएंगे। सिंपली आप लोगों का सब्सक्रिप्शन 12 महीने का 333 रुपए प्रति महीना है। आप लोग कोड यूज करिए, चिन्नू सा, मुन्नू सा, प्यारा सा, NJ20, और जैसे कोड यूज करेंगे आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये NJ20 कोड आप लोग किसी भी एग्जाम का सब्सक्रिप्शन ले, सभी जगह आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। और PDF डाल दूंगा मैं टेलीग्राम पे।